दोस्तों, आज एक बार फिर श्री विशाल शिवहरे हम लोगों के साथ हैं। ग्लोबल गांधी के वैश्विक संयोजक और राजनीतिक टिप्पणीकार, अपना ही प्रोग्राम एनआरआई नज़र में। दोस्तों, अगर मेरी और शिवहरे जी की बातचीत आपको पसंद आती है और आपको लगता है कि इसमें कोई विशेष परिप्रेक्ष्य आपको मिल रहा है, कुछ खास अलग तरह का विश्लेषण आप पा रहे हैं और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर घटनाओं को डिकोड करने में, समझने में ये कार्यक्रम आपकी मदद कर रहा है, तो मैं आपसे अपील करूँगा और मैं मानता हूँ कि विशाल जी की भी अपील इसमें शामिल है कि आप इस कार्यक्रम को पसंद करें, सब्सक्राइबर करें, अपने परिजनों से कहें कि वे भी इस कार्यक्रम को देखें, सुनें और अपने दोस्तों से भी इसकी सिफ़ारिश करें। आज हम विशाल जी से एक खास मसले के ऊपर चर्चा करेंगे और जैसा कि मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि विशाल जी एक ऐसा परिप्रेक्ष्य हमारे सामने पेश करेंगे जो आम तौर पर हम लोगों को प्राप्त नहीं होता। विशाल जी, मुख्य तौर पर मेरी जिज्ञासा आज 4 जुलाई में है। 4 जुलाई जहाँ पर एक घटनाक्रम ईरान में चला और एक घटनाक्रम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चला। अमेरिका में के घटनाक्रम में क्या हुआ? कुछ जानकारी मुझे है, लेकिन आप उसकी बिल्कुल ताज़ा जानकारी देंगे। ईरान के घटनाक्रम में क्या हुआ? जहाँ पर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई, जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उनकी शहादत के बाद उनका अंतिम संस्कार चल रहा था। इसके अंदर करोड़ों लोगों ने भाग लिया और उसके मुकाबले अमेरिका में क्या हुआ? आप बताएँगे, तभी हमारे दर्शकों को ज़्यादा अच्छा लगेगा और मुझे भी बात ज़्यादा समझ में आएगी। विशाल जी। धन्यवाद अभय जी। अभय जी, जैसा पिछली कार्यक्रमों में आपने चर्चा की थी हुँ, कि आपने एक सवाल खड़ा किया था कि 4 जुलाई को ही अमेरिका का 250वां वर्षगांठ है और 4 जुलाई को ही खमैनी साहब की उनका वो है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार कह लें या हुँ, जो भी पूरी प्रोसेस है 4-5-6 दिन की आगे सुपुर्द खाक किया जाता है उनको। खाक जो एक पर्टिकुलर टर्म है। हुँ, सो अभय जी, मैं दोनों ही बातें आपके सामने रखूँगा और मैंने उस चर्चा में भी आपसे कहा था कि कुछ तारीखें जो होती हैं वो भगवान ईश्वर तय करता है और उनकी नियति भी ईश्वर तय करता है। हुँ, किसी टिप्पणीकार या विश्लेषक या हेड ऑफ द स्टेट या कंट्री के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के हाथ में चीज़ें नहीं होती सब चीज़ें। हुँ, तो आपको इस बात का अंदाज़ा तो इस बात से लगेगा कि दोनों प्रोग्राम के कॉन्ट्रास्ट कैसा रहा कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अभी ट्वीट किया कुछ देर पहले या कल हुँ, शाम को। हुँ, उन्होंने कहा कि मुझे टीवी पे लोग रोते हुए दिखाई दे रहे हैं हुँ, और ईरान में ऐसी खबरें आ रही हैं कि 2 करोड़ लोग से ज़्यादा खमेनी साहब को की देने आएँगे श्रद्धांजलि और लोग रोते भी दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे पहली बार महसूस हुआ या पता लगा कि खमेनी साहब को लोग इतना चाहते थे और वो इतने पॉपुलर नेता थे। हुँ, और ईरान ने 250वीं वर्षगांठ पे किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की। तो ये टिप्पणी करना डोनाल्ड ट्रम्प साहब की तरफ से कि खमेनी साहब के बारे में उनको नई जानकारी मिली कि वो इतने पॉपुलर लीडर थे। ये अपने आप में बताता है कि कौन-सा इवेंट किस तरह का कौन किसका ले पाया अटेंशन ले पाया। अच्छा, अब अभय जी ये तो हो गई एक टिप्पणी की बात और रियलिटी ये थी अभय जी 250वीं वर्षगांठ को लेके अमेरिका ने 10 साल से तैयारी कर रखी थी। हुँ, 10 साल पहले 2016 में एक बाइपार्टिसन कमीशन बना था, उसका नाम था 250 इयर्स ऑफ फ्रीडम हुँ, और उस कमीशन ने तैयारी चालू की थी, सारे इवेंट प्रोग्राम शेड्यूल किए थे, फंड था, कांग्रेस का सपोर्ट था वगैरह, वगैरह, हुँ, वगैरह और उनकी तैयारी थी। अब अभय जी प्रकृति और ईश्वर भी और नियति भी कोई चीज़ होती है। हुँ, तो पूरे अमेरिका में इस तरह की भीषण गर्मी पड़ी पिछले 1 वीक में। हुँ, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी कि एक डोम टाइप का बन गया गर्मी का मेन शहरों में, वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में शिकागो में बॉस्टन में कि लोगों का बाहर निकलना ही असंभव हो गया। हुँ, जहाँ पे कई इवेंट जो ऐसे थे, जहाँ पे लाखों लोगों के आने की, बैठने की, सुनने की, म्यूज़िक कॉन्सर्ट की व्यवस्था थी, वहाँ केवल 20 लोग थे, 15 लोग थे, 8 लोग थे। तो इस सब बात से देख के डोनाल्ड ट्रम्प साहब घबरा गए। हुँ,
उनको ऐसा लगा कि ये लोग ये समझेंगे कि लोग इवेंट में नहीं आए, मेरी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। हम्म, हालांकि उन्होंने ईश्वर की उसको कम आंका। ईश्वर इस बात से कोई खफा नहीं थे कि डोनाल्ड साहब ने किया है या कुछ किया है। वो कुछ डोनाल्ड ट्रम्प साहब तो ग्रीन हाउस गैसेस में और ग्लोबल वार्मिंग में विश्वास ही नहीं रखते। हम्म, अभय जी, गर्मी के कारण 90% इवेंट कैंसिल हो गए। हम्म, एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, ओपन इवेंट होता है, गेटी हाउस इवेंट, वो कैंसिल हो गया। वॉशिंगटन डीसी का मेन परेड कैंसिल हो गई। हम्म, जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब का पूल था जिसके अंदर उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर लगा दिए, वो बंद करना पड़ा उनको। तो लोग कूद रहे थे उसके अंदर, और उसके अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा वो डाल दिया था, केमिकल डाल दिए थे पानी को साफ करने के लिए। ऐसे लाइन से चेन ऑफ इवेंट ऐसे हुए कि सारे इवेंट कैंसिल हो गए। उसके बाद जब शाम हुई है भाई जी, और फिर कई शहरों में जो बारिश का कहर बरस पाए, हम्म, 150 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हवाएं और टॉरेंशियल रेन, हम्म, सारे शहर के अमेरिकन झंडे सड़क पे आ गए। हम्म, आतिशबाजी के सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए। हम्म, केवल एक प्रोग्राम पार्टली चल पाया, जहां पर डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने अपनी स्पीच दी थोड़ी सी, और वो चले गए। क्या हडसन हडसन लेक की तरफ? हडसन लेक हाँ, वो अलग जगह थी, वो इन सब जगह नहीं थी वॉशिंगटन डीसी वगैरह में। तो कुल मिला के अमेरिका के 250वें वर्षगांठ के प्रोग्रामों की शुरुआत तो खराब हुई। हम्म, अब आगे देखते हैं क्या होता है। हम्म, शिकागो जैसे बड़े शहर में सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए। हम्म, उसके सबब के सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए, बॉस्टन के, न्यू जर्सी के, सब जगह के। न्यूयॉर्क में छोटे से प्रोग्राम हुए, वो भी हम्म, केवल सिंबॉलिक प्रोग्राम हुए, हवाई जहाज चले और वो चला बस, symbolic। और उतना तो बनता भी है। तो ये तो हो गया अमेरिका का। अब इसका जी फिर अपन एनालिसिस करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब की टिप्पणी का। हम्म, और उससे पहले एनालिसिस करते हैं भाई जी कि इसका डोनाल्ड ट्रम्प साहब की पॉपुलैरिटी पे क्या असर पड़ेगा। हम्म, तो अभय जी, एक और किस्सा हुआ। करीब 400-500 लोग एक अलग तरह के कपड़े पहन के रिक्लेम अमेरिका के नारे लगाते हुए वॉशिंगटन डीसी में आ गए। हम्म, और समझ में नहीं आया कौन लोग थे। कुछ लोग कह रहे हैं एक्टर थे, पेड एक्टर थे, किसी ने पैसा दे के लोगों से इवेंट करवाया, वगैरह वगैरह। बट फाइन, इट वाज जितना लोग चाह रहे थे उतना नहीं हो पाया, जितना अमूमन लोग सेलिब्रेट करते थे उतना भी लोगों ने सेलिब्रेट नहीं कर पाया। इससे अभय जी, डोनाल्ड ट्रम्प साहब की पॉपुलैरिटी पे तो नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प साहब के व्यक्तिगत ऊपर बहुत असर पड़ा। और जब उन्होंने ये बयान दिया, अपने ट्रुथ सोशल पे भी दिया और स्पीच में भी दिया, कि मुझे पहली बार जान के ये एहसास हुआ कि खमेनी साहब को लोग कितना पसंद करते थे। हम्म, अबे जी, ये बयान बहुत ही गहरा बयान है। हम्म, इस बयान के बहुत सारे मतलब हैं। हम्म, सबसे पहला मतलब तो ये है कि अमेरिकन लोग ईरान से और ईरान की सच्चाई से कितना अनभिज्ञ थे। हम्म, यहाँ तक कि उनके राष्ट्रपति भी। हम्म, क्योंकि राष्ट्रपति को ये आइडिया ही नहीं था कि ये लीडर जो है वो रियल लीडर है, और ये जनता के चहेते लीडर है, ना कि डिक्टेटर लीडर है जिनको वो हम्म, हमेशा बोलते रहते थे। हम्म, तो इस तरह का एक्सेप्टेंस अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा, हम्म, कि उनकी सेरेमनी में 2 करोड़ लोग आ रहे हैं, मैं बड़ा सरप्राइज हूं। हम्म, पहला तो ये आंख खोलता है पूरी दुनिया की, सब लोगों की, कि ईरान को कितना गलत तरह से पेश किया गया अमेरिका द्वारा, अमेरिका की जनता को और दुनिया को। हम्म, मैं आपसे लगातार एक बात बोलता रहता था अभय जी, कि ईरान के लोग बहुत ही शांति प्रिय और रिलीजियस लोग हैं। हम्म, इस सेंटेंस से 4-5 चीजें क्लियर और होती हैं। दूसरा अभय जी, डोनाल्ड ट्रम्प साहब भी अब 86-87 के हैं, वो भी अब किसी न किसी दिन उनका भी डिपार्चर होगा। हम्म, इस पूरे जो सेंटेंस उन्होंने यूज किया, उसमें एक मुझे डर ये भी दिखता है, उनके खुद के मन से जब निकला, तो उनको मन से ये भी लगता है कि उन्होंने ये कैलकुलेशन भी किया कि मेरे जनाजे में कितने लोग आएंगे। क्योंकि यहाँ पे एक जो बहुत फेमस किताब है, उसके अंदर लिखा हुआ था, हाउ टू विन ए फ्रेंड। हम्म, उसमें एक सेंटेंस है कि आपको पता करना है कि आप किस मकाम पे खड़े हुए हैं, तो आपके मरने पे कितने लोग आएंगे। हम्म,
अबे जी, जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने ये एनालिसिस किया होगा कि इनके में तो 2 करोड़ आ गए, हम्म, मेरे में कितने लोग आएँगे? हम्म, तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब वाक़ई में डर गए, हम्म, सोच के। और उसके पीछे कारण भी है, अपन वो एनालिसिस करते हैं और लोगों को भी समझना चाहिए अभय जी। हम्म, अभय जी, जब उन्होंने ये सोचा होगा कि ये इतने सारे लोग क्यों आए हैं इनके पास, हम्म, तो उन्होंने देखा होगा कि ख़ुमैनी साहब बहुत ही रिलीजियस लीडर थे। वो हमेशा रिलिजन, वो कपड़े भी आपने देखा होगा वो क्लर्जी के पहनते थे। हम्म, वो स्कॉलर थे, बहुत बड़े थियोलॉजी के। वो हेड ऑफ़ द स्टेट भी थे। वो सुप्रीम लीडर भी थे। हम्म, वो बड़े ऑनेस्ट आदमी थे, वो सिद्धांतों से जिए, वो हमेशा जीवन में प्रिंसिपल्स रूल था उनका जीवन। उनके पास पैसे के नाम पे कुछ भी नहीं था। हम्म, उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, उसका भी मैं आपको बताता हूँ एक-एक करके। अभय जी, जब ये सब बातें डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने सोचा होगा तो उनको 4-5 चीज़ें क्लियर हो गई हम्म, कि उनकी जो पॉलिसी है, जो डील की पॉलिसी, आर्ट ऑफ डील, झूठ हम्म, बोलने की जो उनकी डिप्लोमेसी है। एक आदमी अभय जी, जो सिद्धांतों से कभी झुका नहीं, हम्म, खमैनी साहब थे। हम्म, और एक आदमी जिसके दिमाग में ये चलता रहता है कि हर कुछ नेगोशिएट हो सकता है इस दुनिया में। हम्म, पीस से लेके कंट्री की स्वाभिमानता से लेके एक लीडर की इज्जत से लेके सब कुछ नेगोशिएशन में कर सकता हूँ। हम्म, वो हर सेंटेंस इसलिए यूज़ करता है कि मुझे अगली डील कौन-सी करनी है। हम्म, अभी आप नोटिस करेंगे भारत से प्यार दिख रहा है। वहाँ के उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति भारत, भारत, मोदी, मोदी ये कर रहे हैं। वो केवल और केवल इसलिए कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको चाहते हैं या इज़्ज़त करते हैं, कुछ भी नहीं, कि उनको भारत से ट्रेड डील करनी है। हम्म, उनका हर सेंटेंस डील और नेगोशिएशन के दायरे में आता है। और वहाँ पे एक दूसरा आदमी था, जो केवल और केवल सिद्धांतों के लिए जिया। हम्म, वो झुका नहीं, लेकिन हमेशा सिद्धांतों में जिया। तो भाई इसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं अपन अगले पार्ट में। आप बिल्कुल। बताएँ। ये बहुत आपने जो आपने कंट्रास्ट किया, मतलब दोनों की तुलना की कि अमेरिका में 4 जुलाई को क्या हुआ, ईरान में 4 जुलाई को क्या हुआ। ईरान ने तो अमेरिका के यौम आज़ादी का, जो आज़ादी का दिन लोगों ने मना पाया या नहीं मना पाया, उसका कोई ज़िक्र नहीं किया, नोटिस भी नहीं लिया उन्होंने। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प को एक असलियत दिखाई पड़ी, वो असलियत जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी और अमेरिकी लोगों को भी कोई जानकारी नहीं थी। ये एक, मैं इस ज़रिए तो नहीं, लेकिन पहले से इस बात को जानता हूँ कि अमेरिका के लोग जो हैं, अमेरिकन अमेरिकन समाज इस किस्म का है कि वहाँ के लोगों को दुनिया के बारे में, कुछ एक विद्वानों को छोड़ दिया जाए, जो इनका काम ही है दुनिया के बारे में जानकारी हासिल करना, वो तो बहुत आगे हैं। उस मामले में अमेरिकी विद्वान बहुत ऊँचे स्तर के हैं। बिल्कुल, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत उन्होंने काफ़ी कुछ जाना और सीखा है और सिखा सकते हैं लोगों को, सिखा भी रहे हैं दुनिया में। लेकिन आम लोग जो हैं, आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुज़ारने वाले लोग, काफ़ी पढ़े-लिखे, अच्छी नौकरियाँ करने वाले लोग, अच्छे मुक़ाम, अच्छे मर्तबे वाले लोग, उन लोगों को देश दुन अमेरिका के बाहर की दुनिया के बारे में ना के बराबर जानकारी होती है। बिल्कुल, हाँ, 2 हिंदुओं, मुसलमानों के बीच में क्या फ़र्क है, शायद उनको ये बहुत ज़्यादा उनकी उनकी समझ में ना आए। वो तो ये भी नहीं, ये बात तो उनके लिए बहुत बड़ी पहेली होगी कि इस दक्षिण भारत में सब लोग मद्रासी नहीं हैं। हाँ, मतलब कोई मलयालम और कन्नड़ के बीच में क्या फ़र्क होता है, बहुत उनके लिए बहुत मुश्किल बात है, मतलब उनके लिए। फ़ारसी और अरबी में क्या फ़र्क होता है, उनका वो तो कुछ जानते ही नहीं है इसके अंदर, इसके बारे करेक्ट। में। और इसमें बहुत से लोग होंगे जो मक्का और मदीना का फ़र्क नहीं जानते होंगे, कि अभय मक्का जी, अलग चीज़ है, आप मदीना अलग चीज़ है। सर्वे करें तो मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में बोला था, हुँ, ज्योग्राफी में आप लोगों से पूछे भारत किस महाद्वीप में है, उनको शायद ये भी नहीं पता। हुँ, हुँ। तो ये स्थिति है अमेरिका की, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति, जो पहली बार नहीं दूसरी बार राष्ट्रपति बना है, और उससे पहले एक बहुत बड़ा पूंजीपति भी था। हैं? एग्ज़ैक्टली, मतलब बड़े पूंजीपतियों से तो कम उम्मीद की जाती है कि उनको, बड़े पूंजीपतियों उनको उम्मीद की जाती है कि ज़रा आम लोगों से इतने अनभिज्ञ नहीं होंगे, इतने अनजान नहीं होंगे। लेकिन ये बहुत अपने आप में एक अमेरिकियों के बारे में जो अफ़सोस होता है कि इस तरह का राष्ट्रपति उनको प्राप्त हुआ। जो अमेरिकी लोकतंत्र, जिसने सारी दुनिया को इतना सिखाया, सारी दुनिया को इतना प्रेरित किया, यहाँ तक कि भारत जब अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, उस वक़्त भी अमेरिका की जो प्रतिक्रिया थी, अमेरिका की जो भूमिका थी उसमें, वो अलग तरह की उसकी उसकी भूमिका थी। ये देख के बड़ा अफ़सोस होता है। तो करेक्ट। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों देशों के बीच में
एक समझौता वार्ता भी चल रही है। तो इस 4 जुलाई को जो कुछ हुआ, उसमें एक बात तो स्पष्ट हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप, जो आपने कहा भी था कि उनको ग्रीन हाउस गैसेस से कोई मतलब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप तो पर्यावरण का विनाश हो रहा है, इसके लिए कुछ करना चाहिए, इस बात को ही फ्रॉड मानते हैं। वो मानते हैं कि पर्यावरण के विनाश का पूरा आइडिया ही एंटी बिजनेस है, इस फ्रॉड है, इसलिए इसकी उपेक्षा करनी चाहिए, पैसे कमाने चाहिए। इसीलिए आके उन्होंने बिजली की कारों को जो सरकारी प्रोत्साहन मिलता था वो सब बंद कर दिया और कहा कि ड्रिल अमेरिका ड्रिल, और ज्यादा तेल निकालो, और ज्यादा पर्यावरण का विनाश करो। और अच्छा, खामनेई साहब की लोकप्रियता का तो पता लग गया, लेकिन ये उन्हें अभी तक नहीं एहसास हुआ होगा कि ये जो भयानक गर्मी पड़ रही है और उसके बाद जो टॉरेंशियल रेन्स, इतनी जबरदस्त मूसलाधार वर्षा हुई, इतनी तेज हवाएं चली, इसमें उसी समस्या का योगदान है जिसको वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसको मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो समस्या है। ये कितने अपने आप में अफसोस की बात है। चलिए अब थोड़ा सा जो खाड़ी युद्ध के बाद जो समझौता वार्ता चल रही है, उसके बारे में चर्चा कर लें। उसके बारे में अगर आप नई परख के दर्शकों को कुछ अपडेट करना चाहें तो करें और उसके बारे में बताएं। जी अबे जी, पहले मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ, फिर मैं खमैनी साहब पे बाद में आता हूँ। अबे जी, 60 डेज की चर्चा का पहला पार्ट तो निगोशिएशन में चल ही रहा है। अभी वो बिजी ब्रेक हो गया बिकॉज ऑफ 4 जुलाई। अमेरिका ने $12 बिलियन रिलीज करने के लिए बात की थी, वो रिलीज होने वाले हैं और उसके लिए सऊदी अरेबिया ने गारंटी भी दी हुई है। तो वो $12 बिलियन तो पहला पार्ट तो उसका पूरा होगा। अबे जी, आपको ये पॉइंट पे 60 दिन की वार्ता पे आने से पहले आपको मैं खमैनी साहब की कुछ बातें बताता हूँ। आपको ये 60 दिनों में वो क्या होने वाला है वहां से समझ में आ जाएगा। अबे जी, खमैनी साहब ने अपने रहते हुए ये क्लियर बोल दिया था कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे और उन्होंने उसके लिए फतवा भी जारी किया था कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, ईरान केवल और केवल न्यूक्लियर पावर का शांति प्रिय इस्तेमाल करेगा और वो उस पर आज भी कायम है। वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना भी नहीं चाहते, उनका कभी एजेंडा भी नहीं था न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का। दूसरा भाई, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना एक बहुत छोटा सा काम है, वो तो एक फंक्शन है एक मटेरियल का, बट उस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पीसफुल इस्तेमाल करना एक साइंटिफिक काम है। उसके लिए आपको ज्यादा साइंटिफिक और साइंस की जरूरत है rather than न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के। और ईरान के पास वो पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने की साइंस है, तो वो कैपेबल है उसको बनाने के, लेकिन वो अपने थियोलॉजिकल रिलीजियस रीजन की वजह से उसको बनाना नहीं चाहते, वो नहीं बनाएंगे। अभी जी, आप एक बात नोटिस करें, और आज का एपिसोड अपन ये दोनों कॉन्ट्रास्ट पे ही थोड़ा सा और रखते हैं, खमैनी साहब और ट्रम्प साहब की। अबे जी, मैं लिस्ट देख रहा था कि ट्रम्प साहब ने कौन कौन सी किताबें लिखी और खमैनी साहब ने कितनी किताबें लिखी। तो अबे जी, बात यहां तक समझ में आई कि ट्रम्प साहब ने 8-10 किताबें लिखी हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है आर्ट ऑफ डील, फिर दूसरी है उनकी सर्वाइविंग एट द टॉप, आर्ट ऑफ कमबैक, व्हाई यू वांट बी टू रिच, थिंक बिग, किक एस, इस तरह की किताबें हैं। उनकी जो सबसे फेमस किताब है भाई जी, आर्ट ऑफ डील, उस किताब को लेके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। जब वो किताब मार्केट में आई तो एक भाई साहब आए, उनका नाम था टोनी स्वेलजैक। टोनी साहब ने ये बोला कि ये किताब तो मैंने घोस्ट राइटर की तरह लिखी है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने तो लिखी ही नहीं है, किताब तो मैंने लिखी है। और डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने उसको रॉयल्टी देने से मना कर दिया। और जब आप खमैनी साहब की तरफ देखते हैं अभय जी, तो वो जो सरमन देते थे, बोलते थे, तो लोग उनकी सरमन को लिख लेते थे। उन सरमन पर बेस्ड ही 72 किताबें लिखी गई हैं। उन्होंने खुद ने भारत को लेके 2 किताबें लिखी हैं और ट्रांसलेट करी हैं। खमैनी साहब ने खुद ने एक किताब लिखी है, उन्होंने भारत के बहुत बड़े कवि हुआ करते थे, उनका नाम था, आप समझ लीजिए कि मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जी पे किताब खुद लिखी है उन्होंने। दूसरा, इंडिया के इंडिपेंडेंस, इकबाल फारसी के भी बहुत अच्छे कवि थे। इकबाल फारसी के बहुत अच्छे कवि थे। और अबे जी, एक इंडिया के इकबाल की जो आत्म छवि थी, वो ये मानते थे कि मुझे उर्दू की बजाय फारसी का बड़ा शायर माना जाए, मतलब उनको वो ये इच्छा थी। बिल्कुल। और उस पर उन्होंने खमैनी साहब ने खुद ने किताब लिखी है।
और जो एक किताब उन्होंने खमेनी साहब ने ट्रांसलेट की है, वो भारत के फ्रीडम मूवमेंट पे किताब ट्रांसलेट की है, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल पे। ये तो उनकी खुद, और ऐसी करीब-करीब 100 किताबें हैं अभय जी, जो खमेनी साहब ने खुद ने लिखी। अच्छा, अब आप दोनों के राइटिंग का डिफरेंस देखिए अभय जी। एक आदमी जो बोलता था, उसकी बिना काट छाट करे हुए लोग उसको लिख के छाप देते थे। और दूसरा भाई ऐसा है अभय जी, जिसकी आप एक सेंटेंस नहीं समझ सकते क्या बोल रहा है वो। एक सेंटेंस को 4 बार वो पता नहीं किस तरह से बोलते हैं वो। चलिए वो भी ठीक है। एक आदमी ने किताब केवल और केवल पैसे के लिए और अपने खुद घोस्ट राइटर से लिखवाई, और दूसरे आदमी ने अभय जी वही तो किताब पक्का कि उनकी सारी किताबें घोस्ट राइटिंग का नतीजा है। 100%, 100%। 100%। और दूसरे ने केवल अपने खुद के पैसे कमाने और पैसे कैसे कमाया जाए इस पे किताब लिखी है अभय जी। और दूसरे ने केवल और केवल फिलॉसफी और जीवन पे किताब लिखी। और इसका वो सच्चे मायने में एक क्लेरिक और फिलॉसफर थे। इसका आखिरी एविडेंस मैं इस बात से देता हूं कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको मार दिया, सब कुछ हो गया, अब वो आदमी मरने वाला है, आखिरी दिन है आज उसका, एक आध दिन में खत्म हो जाएगा। उसके बाद में वो अमेरिका के राष्ट्रपति को ज्ञान दे गया कि मरने के बाद ये ज्ञान दे जाना कि मैं लीडर था। ये एक सी आप एक लीडर का क्या रोल होता है, वो आपको अपने अंतर ज्ञान में सोचने के मजबूर कर दे। ये वाक्य डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो मुंह से निकला कि मुझे पता नहीं था वो इतने फेमस हैं, इसके पीछे कितना बड़ा सोच होगी। वो खुद को डोनाल्ड ट्रंप साहब को सोचने में मजबूर कर गए और उनको भी थोड़ा सा ज्ञान दे गए। यही एक रिलीजियस लीडर और स्टेट्समैन की वो होती है पहचान, और वो कर गए। अब अभय जी, अब दोनों का अपन पारिवारिक कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब 3 बार शादी कर चुके हैं, सारे डाइवोर्स उन्होंने पब्लिकली करे। खमेनी साहब ने एक शादी करी, 72 62 65 ईयर तक चली शादी उनकी। उनकी वाइफ जो थी वो उनके मरने के अगले दिन वो एक्सपायर हो गई अस्पताल। अभय जी, उनकी लाइफ इतनी प्राइवेट थी कि जब वो उनकी बीवी मर गई तो उनका एक पब्लिक फोटोग्राफ भी नहीं था। उनका फोटोग्राफ ढूंढने के लिए 3 दिन लगे कि इनकी वाइफ का फोटोग्राफ मिल जाए। खमेनी साहब के 4 बच्चे हैं अभय जी, 4 बेटे, चारों के चारे क्लेरिक हैं, क्लर्जी हैं। क्लर्जी ईरान में थियोलॉजी और उसकी पढ़ाई से बनते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के 4 बच्चे, उनके भी चारों के चारों बच्चे गलत तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में, बैटिंग के, गैमलिंग के, तमाम तरह के केस लगे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब जेल जा चुके हैं, दोनों लीडर जेल गए हैं जी। एक लीडर देश के लिए, देश को लड़ने के लिए, देश की आजादी के लिए और क्रांति के लिए जेल गया, और दूसरा भाई जेल गया, सजा हुई, उसको कोर्ट ने सजा करी और वो कोर्ट ने एग्जीक्यूट करने से मना कर दिया। अच्छा ठीक है, तुम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, उसका फोटो छपा, फोटो लिया गया क्रिमिनल की तरह, मग शॉट बोलते हैं जिसको। एक भाई 6 बार बैंकरप्ट हो चुका है व्यापार में, और दूसरा अपनी स्पिरिचुअल पढ़ाई में या जो भी इसका काम था उसमें वो कभी आज तक एक कोई दाग नहीं लगा सकता है। तो दोनों की जो लाइफ है वो लोगों को सोचने मजबूर करती है कि हम झूठ बोल के कहाँ पहुंच सकते हैं, तो सच बोल के हम किस तरह का ईश्वर से ले सकते हैं। तो मुझे लगता है भाई जी, ये कॉन्ट्रास्ट जरूर लोगों को समझना चाहिए, देखना चाहिए। और झूठ बोलने से आपको सक्सेस मिल सकती है डेफिनेटली। आजकल का जो राइट विंग का पॉलिटिक्स का जो है, आप एक चीज और देखिए बाबू जी, जब ट्रंप साहब ने बोला कि मुझे तो पता ही नहीं था, तो इससे एक चीज और निकल के आती है कि कितना बड़ा प्रोपेगेंडा मशीन चला रहे थे वो 50 साल से अमेरिका, कि ईरान के बारे में सच्चाई कभी आने ही नहीं दी बाहर। मैं ईरान गया, मैं ईरान रहा 2 साल करीब करीब। अबे जी, इतनी बढ़िया कंट्री शायद ही कहीं हो, प्रॉस्पेरिटी, सैंक्शन के बाद भी इतनी रिलीजियस कंट्री, इतनी पीसफुल, आई डोंट, मतलब इसके शब्द नहीं है जितने बताने वाले।
लेकिन कभी सच्चाई सामने आती नहीं और लोग मुझसे बोलते थे बहुत खतरनाक कंट्री है, ये है, वो है, फलाना ठिकाना, कभी कुछ नहीं। ये भी एक विडंबना है विशाल जी, मैं आपकी बात में जोड़ रहा हूँ कि ये सही है कि इज़राइल और अमेरिका ने जब 28 फरवरी को ईरान के ऊपर हमला किया, तो ईरान को बहुत तबाही झेलनी पड़ी। खामनेई साहब को मिलाकर न जाने कितने ईरानियों ने जो ऊँचे पदों पे थे या सामान्य लोग, सबको अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। लेकिन इस कुर्बानी के बदले में कम से कम एक ईरान ने एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की कि दुनिया की उसके बारे में राय बदल गई। यानी जिस रा जो उनकी उन ईरानियों की जिस खूबी को, जिस असलियत को अमेरिकी प्रोपेगेंडा और उसके गुलाम मीडिया ने सारी दुनिया में लोगों की आँखों से छिपा रखा था। और एक ऐसी उसकी छवि बना दी थी इस्लामिक रिवॉल्यूशन की, कि वहाँ पे तो केवल शरीयत के मुताबिक शासन होता है, औरतों के ऊपर जुल्म-ओ-सितम होता है, वो लगातार बुर्के में रहती हैं, उनके लिए पढ़ाई-लिखाई कुछ भी नहीं है और लोगों को संगसार कर दिया जाता है, उनके हाथ काट दिए जाते हैं। इस प्रकार की तमाम सारी जो बातें उड़ाई गई थी ईरान के बारे में, अब जाकर लोगों को पता चला कि वहाँ पे महिलाओं का जो शिक्षा का स्तर है, वो कितना ऊँचा है। बहुत ज़्यादा। विज्ञान का स्तर कितना ऊँचा है वहाँ पर, ईरान कितना देखा जाए तो आगे बढ़ा हुआ देश है, विभिन्न किस्म की विभिन्न किस्म की विद्वत्ता में और पढ़ाई में। तो ये सब चीज़ें, ये असलियत एक तरह से इस युद्ध के ज़रिए प्राप्त हुई और मुझे भी नहीं पता था ईरान के बारे में ये सब। लेकिन जब मैंने टीवी पर कुछ भारत के रिटायर्ड फौजी ब्रिगेडियरों को, मेजर जनरलों को सुना मैंने, और उनमें से कई लोग इज़राइल के प्रशंसक थे। क्योंकि इज़राइल का जो एक फौजी स्ट्रक्चर है, उसका बहुत फौजी लोग उसको बहुत पसंद करते हैं इज़राइल के, और इस चक्कर में वो बीजेपी के भी समर्थक थे। लेकिन ये एक ऐसा युद्ध हुआ जिसमें उन्होंने, इन रिटायर्ड फौजी विशेषज्ञों ने इज़राइल की प्रशंसा नहीं की, बल्कि ईरान की तारीफ़ें उन्होंने की। और इसके ज़रिए इंडियन मीडिया के ऊपर न चाहते हुए भी ईरान का जो वास्तविक चेहरा है, एक ऐसा चेहरा जो लोगों की निगाह से अमेरिकी प्रोपेगेंडा ने छिपा दिया था, वो निकल कर सामने आया। ये एक अभूतपूर्व बात हुई। जी। अभय जी, बात इसमें अभूतपूर्व वो नहीं है, बात इसमें अभूतपूर्व दूसरी है। हुँ, अभय जी, बात ये है कि सच्चाई तो एक ना एक दिन सामने आती है, हुँ, लेकिन उस सच्चाई को सामने आने के लिए लाखों लोगों को मरना ज़रूरी है कि नहीं? ये उस देश की सोसाइटी, समाज, प्रेस, मीडिया सब डिसाइड करता है। हुँ, सच्चाई तो भारत की आज़ादी के टाइम पे भी सामने आई। हुँ, उस वक़्त लेकिन सच्चाई को सामने आने के लिए लाखों लोग मरे। हुँ, अभय जी, आप मीडिया से, मीडिया मैनेजमेंट से झूठ बोल के आप सच्चाई तो छुपा सकते हैं। हुँ, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब वो हुँ, सच्चाई हटने के लिए लोगों को तक वो सही बात पहुँचने के लिए क्या लाखों लोगों का मरना फिर ज़रूरी है? हुँ, हुँ, ये एक असली बात है। हुँ, अगर ईरान की सच्चाई लोगों को पहले से पता होती, राष्ट्रपति को वहाँ के पता होती या अमेरिका में लोगों को पता होती, तो शायद इतनी बड़ी घटना होती भी नहीं। हुँ, उनको समझ में आ जाता कि ईरान जो अब वेपन बात कर रहे हैं, वो 2016 में वो जेसीपीओए के अंतर्गत वो एग्रीमेंट कर चुका है। हुँ, अभय जी, बात आपने एकदम सही बोली, सच्चाई और सच्चाई को सामने आने के लिए लाखों लोगों का मरना ज़रूरी है क्या? हुँ। ये बात गहरी है और इस बात को समझना लोगों को चाहिए कि हमें बिना लोगों की शहादत के या मरने के या मौत के सच्चाई समझना चाहिए समय से पहले। ठीक बात। जी, बहुत मेरा बढ़िया। नहीं, जी, बहुत बढ़िया। आपने जिस पहलू को रेखांकित किया और जिस तरह सामने रखा, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। अब हम लोग अपनी चर्चा के बिल्कुल आखिरी दौर में हैं। जी। तो अब आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अमेरिका में स्थिति बनी है, वो इस 4 जुलाई के समारोहों से जो हासिल करना चाहते थे, वो तो हासिल नहीं कर पाए। वो तो कुदरत ने नहीं उनको हासिल करने दिया, और हालात भी इस तरीके के बने, जिस चीज़ को वो स्वीकार करने से इनकार करते हैं, उसी की वजह से वो उसको हासिल नहीं कर पाए। ये उनकी एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी राजनीति में क्या स्थिति बनती दिखाई पड़ती है? बिल्कुल हम लोग अपना, ये अंतिम सवाल है मेरा आपसे। बिल्कुल, अभय जी, देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब वाक़ई में एक बड़े राष्ट्रपति हैं और हुँ, बहुत ही पॉपुलर राष्ट्रपति हैं। हुँ, डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो समझ में आया है, अगर वो कुछ और भी ज़्यादा समझ में आ जाता है या आ चुका है, हुँ, तो उनको ये बात समझना चाहिए कि सच्चाई से ही काम चलने वाला है। हुँ, बार-बार झूठ बोलने से काम चलने वाला नहीं है, हुँ, पहला। दूसरा अभय जी, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब को मैं आखिरी बताता हूँ आपको। एक खमैनी साहब खुद लीडर थे, वो क्लेरिक भी थे, ठीक है भाई जी?
और डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने आपने बीच में देखा होगा जीसस की फोटो में खुद आके और वो एक फोटो छाप दिया था। तो मुझे लगता है उनको इस छोचलेपन और उथलेपन से बाहर निकलना चाहिए और एक स्टेट्समैन की तरह अमेरिका को आगे ले जाना चाहिए। हुँ, अमेरिका वाक़ई में बहुत बड़ी और बहुत ही हुँ, ग्रेट कंट्री है। हुँ, उसको एक रियल, अच्छे, ऑनेस्ट और सच बोलने वाले नेता की ज़रूरत है। हुँ, और अगर डोनाल्ड ट्रम्प साहब अचानक ये परिवर्तन ला पाएँ अपने में तो हुँ, बहुत अच्छा हो पाएगा और अमेरिका को उसी की ज़रूरत है और किसी छलावे की, झूठ की, इन सब की ज़रूरत नहीं है, मतलब अमेरिका को एक नए डोनाल्ड ट्रम्प की ज़रूरत है। जो सच बोलता हो। जो जो प्रश्न ये है, क्या डोनाल्ड ट्रम्प उस नए डोनाल्ड ट्रम्प को अमेरिकी जनता आने को दें। प्रदान कर पाएँगे? अपने आज़ादी के दिवस के तोहफ़े के तौर पर क्या वो उसे बिल्कुल, प्रदान करना पसंद करेंगे? इसी नोट बिल्कुल, के बिल्कुल, साथ हम लोग अपनी चर्चा यहाँ पर उसका उपसंहार करते बिल्कुल। हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। दोस्तों, आपने देखा कितनी सुंदर चर्चा हुई और कितने गहराई में जाकर विशाल जी ने ईरान की 4 जुलाई और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की 4 जुलाई, इन दोनों की तुलना की, डोनाल्ड ट्रम्प के किरदार की और शहीद हो चुके अयातुल्लाह अली ख़ामनई के किरदार की, जिस तरह चर्चा की, तुलना की, दोनों ने जो किताबें लिखी, उन दोनों के बीच का फ़र्क बताया, दोनों के जीवन दर्शन के बीच में जो अंतर था, उसकी व्याख्या आप लोगों के सामने की। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया, तो मैं एक बार फिर आपसे अपील करता हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी सुझाव दीजिए कि वे भी इसे सब्सक्राइब करें। नई परख धन्यवाद। के साथ जुड़िए, इससे नई परख को हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हम लोग अच्छा, गंभीर और समझ बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को कर पाएँ। बहुत-बहुत और धन्यवाद। अपने सुझाव फीडबैक में हाँ, लिख कर अपने दें। सुझाव भी लिखें, अपनी टीका हमको उससे टिप्पणी बहुत से सीखने को अवगत मिलता है। कराएँ, जिससे हम लोग भी अपने कार्यक्रमों में सुधार कर पाएँगे। अगर हमारी कोई कमी आपको नज़र आती है, तो उसको ज़रूर बताएँ, रेखांकित करें, हम उसके लिए आपके शुक्रगुज़ार होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।